Hello everyone. I hope you all are doing well. I'm Nitya Pandey and I work as a senior mentor at Prep I have given multiple mains and interview and now I'm using my experience to help you all. आज के इस वीडियो में हम विजन वर्कबुक डिस्कस करेंगे कंटिन्यूइंग द मार्च मैगजीन मार्च वर्कबुक जहां पर अभी तक हमने पॉलिटी आईआर और इकोनॉमी का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम 3.8 विच इज द टॉपिक ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी. सो लेट्स स्टार्ट. ओके. तो अभी इक्वलाइजेशन लेवी सबसे पहले हम जानते हैं कि ये न्यूज में क्यों है. तो एक नया अमेंडमेंट आया है विच वाज प्रपोज्ड इन फाइनेंस एक्ट 2016. इस नए अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इक्वलाइजेशन लेवी या फिर डिजिटल टैक्स ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स पे विल नॉट अप्लाई ऑन एंड आफ्टर April 1, 2025. सो इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है, जैसे कि सपोज कीजिए कंपनीज हैं, गूगल है, फेसबुक है, इनके ऑफिसेज में भी हमारे यहाँ इतने अच्छे तरह से लोकेटेड नहीं है. ओके, तो क्या होता है उनपे वैसे टैक्स तो नहीं लग रहा है, लेकिन वो लोग अपने एड्स रन कर रहे हैं और जिससे उनको रेवेन्यू जा रहा है. ओके, उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसलिए उस चीज पर हमको टैक्स लगाना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे अमेजोन है, ठीक है. अगर अमेजोन यूएस कुछ इंडिया को सेल कर रहा है तो वो प्रॉफिट किसको गया? अमेजोन यूएस को गया, लेकिन इंडिया को कुछ भी नहीं मिला. तो जैसे ही वो परचेस होगी वहां पर एक टैक्स डिडक्शन हो जाएगा. Then, equalization levy direct tax under Finance Act 2016, taxing digital transactions with foreign e-commerce companies including advertising. ठीक है, जैसे एडवर्टीजमेंट से भी अगर गूगल या फेसबुक को कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वहां पर भी जैसे ही वो ट्रांजेक्शन होगा एक कट हो जाएगा. अकॉर्डिंग जो भी लगा होगा 6%, 2%, उसके अकॉर्डिंग वहीं पर टैक्स कट हो जाएगा. फाइनेंस एक्ट 2020 ने इसका स्कोप एक्सपेंड किया टू ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज को भी. ट्रांजेक्शन क्या क्या, जैसे कि ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, डिजिटल एड्स जिन पे 6% लगेगा. ई कॉमर्स सप्लाई, जैसे कि मैंने बताया आपको, अमेजॉन यूएस ने अगर इंडिया में कोई प्रोडक्ट सेल किया उस पे 2% लगेगा. और एक और चीज होती है कंडीशन. ओके, लेवी जो कि इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट नहीं है और ग्लोबल फर्म्स इसको टैक्स क्रेडिट के अंडर क्लेम नहीं कर सकते हैं. ये डबल टैक्सेशन नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ की टेरिटरी में रह के कुछ प्रॉफिट अर्न किया है जिसपे टैक्स कट हो गए. रीजंस क्या क्या है? तो सबसे पहले तो क्या हो रहा है कि फॉरेन कंपटीशन, क्योंकि डोमेस्टिक कंपनीज पे तो टैक्स लग रहा है, लेकिन अगर इंटरनेशनल कंपनीज पे वो टैक्स नहीं लग रहा है तो ये फेयर कंपटीशन नहीं है. दूसरी बात, टैक्स गैप. ओके, गवर्नमेंट को अपना टैक्स गैप ब्रिज करना है, टैक्स अवॉइडेंस, ये सब इससे प्रिवेंट होगा, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है इतनी ज्यादा बट ऑनलाइन प्रेजेंस है. ओके, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, टैक्स गैप आ रहा था, तो वो हमें ब्रिज करना था. फिर फॉरेन डिजिटल कंपनीज को टैक्स करना है, एंश्योरिंग फॉरेन ई कॉमर्स जाइंट्स कंट्रीब्यूट टू इंडिया टैक्स सिस्टम. देन रेवेन्यू कलेक्शन होगा इससे हमारा. लेकिन एसोसिएटेड कंसर्न्स क्या क्या है? एक तो फ्रिक्शन आ रहा है, ट्रेड फ्रिक्शन आ रहा है यूएस के साथ. फिर हमारी कंपनीज के ऊपर भी रिटेलिएटरी टैरिफ्स लग सकता है, डबल टैक्सेशन और कंप्लायंस बर्डन, ऐसा कंपनीज बोल रही हैं. So these are some of the issues. Now next topic is farmer producer organization. So farmer producer organizations क्या होते हैं कि फार्म ग्रुप ऑफ फार्मर्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं क्रेडिट पे, स्किल डेवलपमेंट पे. एक फार्मर अकेले के पास इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं हो सकती है, बट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलकर काम करते हैं अपॉन बिल्डिंग केपेबिलिटी, क्रेडिट, स्किल डेवलपमेंट एक्सेट्रा. तो गवर्नमेंट ने जो है टारगेट अचीव कर लिया अभी हाल फिलहाल 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का अंडर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस स्कीम. तो हमारे पास एक ये एफपीओ स्कीम थी जिसके अंडर गवर्नमेंट का टारगेट था कि हमें 10,000 एफपीओ बनाने हैं, और जो कि हमने अचीव कर लिया है. अब ये स्कीम क्या है? सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो ये सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है. तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि 2022 में लॉन्च की गई. 6,000 करोड़ रुपए इसका बजट था. अब इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं, अगर ये बहुत ज्यादा न्यूज में है तो इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल सेक्टर है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ओवरऑल माइंड में थोड़ा हल्का फुल्का एक बजट आपको पता हो. ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इकोसिस्टम बनाना है, 10,000 नए एफपीओ बनाने हैं जिससे कि सस्टेनेबल इनकम ओरिएंटेड फार्मिंग हो. कैसे होगी? फार्मिंग टेक्निक सिखाई जाएंगी, ठीक है, प्रॉपर क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, तो उससे फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी. अब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन कौन है इसकी? स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ओके, नबार्ड और नाफेड, ये सब इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है जो कि इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे. ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में इसी तरह से ट्रिक करता है. यहाँ पर इसकी जगह कोई और बॉडी लिख देगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. तो ध्यान से एक एक चीज पढ़नी है हमको. स्पेशल फोकस किस पे है? अब स्पेशल फोकस किस पे होगा? किसी रिच फार्मर पे होगा या पुअर फार्मर पे होगा? तो स्मॉल मार्जिनल फार्मर, विमेन, वल्नरेबल सेक्शन पे ही देंगे स्पेशल फोकस. तो
की प्रोविजंस क्या है? सबसे पहले एफपीओ फॉर्मेशन बेस्ड ऑन प्रोड्यूस क्लस्टर एरिया, मतलब एफपीओ ऐसे बनाएंगे जैसे कि कॉटन फार्मर्स का एक साथ बना दिया, सोयाबीन फार्मर्स का एक साथ बना दिया, राइस, अगर राइस और कॉटन वाले का एफपीओ बना देंगे तो हो सकता है कि वो लोग इतना ज्यादा नहीं सीख पाए, लेकिन अगर कॉटन कॉटन वाले का एक साथ बनेगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, इक्विटी ग्रांट देंगे, क्रेडिट गारंटी अप टू ₹2 करोड़ प्रोजेक्ट लोन पर एफपीओ। फिर अचीवमेंट क्या क्या है? 254 करोड़ इक्विटी ग्रांट्स हम दे चुके हैं, 450 करोड़ का क्रेडिट दे चुके हैं और 30 लाख फार्मर्स इससे कनेक्ट हो चुके हैं, जिसमें कि 40% विमेन है। अब एफपीओ क्या होता है? तो मैंने बताया फार्म प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि फार्मर्स, मिल्क प्रोड्यूसर्स एज शेयर होल्डर्स, लिविंग स्टैंडर्ड, इनकम, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब इनका एम होता है, ये सब बढ़ाना। रजिस्ट्रेशन, तो इनका रजिस्ट्रेशन होता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। सपोर्ट स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। बेनिफिट्स क्या क्या है? ज्यादा लेवल पे प्रोडक्शन हो सकता है, वैल्यू एडिशन हो सकता है। अभी क्या हो रहा है कि फार्मर्स बस अपना रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, ओके, लेकिन मे बी अगर उनको ज्यादा वैल्यू एडिशन, ये सब मार्केटिंग, एक्सपोर्ट कैसे करना है, पैकेजिंग कैसे करनी है, ये सब सिखाया जाएगा, तो वो और ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स का। फिर ज्यादा बार्गेनिंग पावर आएगी। अभी फार्मर्स का बेनिफिट उठा लेते हैं मिडिल मैन, अगर फार्मर से ₹5 में प्याज ले लिया है लेकिन हो सकता है ₹20 में बेच रहे हैं, तो फार्मर को उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अगर ग्रुप में जाएंगे ये लोग तो इनको ज्यादा बार्गेनिंग पावर रहेगी, ओके, प्रॉपर मार्केट इंटेलिजेंस रहेगी क्या चल रहा है, और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम होंगे। कैसे? क्योंकि इनके पास ज्वाइंट सबने मिलकर एक स्टोरेज फैसिलिटी बना ली है जहां पर प्रॉपर चीजें हैं कि अगर आलू को स्टोर करना है तो कैसे करना है, टमाटर को करना है तो कैसे करना है, तो इससे लॉसेस कम होंगे। चैलेंजेस क्या क्या है? प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं है एक तो, ओके, क्वालिफाइड सीईओज नहीं है हमारे पास, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो जाते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्रेडिट कंस्ट्रेंट्स हैं, देन क्वालिटी स्टैंडर्ड और सर्टिफिकेशन काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से अगेन एग्रीकल्चर काफी ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है, और मार्केट वोलेटिलिटी है, एकदम से क्रॉप फेलियर्स हो जाते हैं या मार्केट फ्लक्चुएशन है, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। अब वे फॉरवर्ड क्या होगा? इसी का ऑपोजिट लिख दूंगी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल फार्मिंग, ओके, तो ये वे फॉरवर्ड जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज बायो इकोनॉमी। ओके, बायो इकोनॉमी क्या होती है? जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब से, तो बायो इकोनॉमी एक तो सस्टेनेबल भी होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रमोट करती है। सो बिराक ने इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट रिलीज की है। तो इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट किसने रिलीज की है? बिराक। बिराक कौन है? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। अब ये क्या है? इन्होंने लॉन्च किया है बायो सारथी मेंटोरशिप इनिशिएटिव, जहां पर ये बायोटेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगे। तो मेंटोरशिप सिर्फ यूपीएससी में ही नहीं हो रही है, बायो इकोनॉमी के लिए भी मेंटोरशिप हो रही है। अब यहाँ पर एक बॉडी का नाम आया, दैट इज बिराक। ओके, सो वी शुड नो कि ये बिराक क्या होता है। इस तरह की क्यूरियोसिटी आप में होनी चाहिए कि बिराक क्या है। तो बिराक इस्टेब्लिश किया गया बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 2012, और ये एक नॉन प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। अब ये करेगा क्या? यही सब करेगा कि इंडस्ट्री और एकेडमी के बीच में, ओके, इंडस्ट्री एकेडमिया मतलब जो रिसर्च हो रही है उसका प्रॉपर एप्लीकेशन कैसे होगा, ये कोलैबोरेशन इनको आना चाहिए, फंडिंग कर दे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मैनेज करना। इनके कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं जैसे कि बायो नेस्ट स्कीम, बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट, सीड फंड एक्सेट्रा। बायो इकोनॉमी जैसे कि मैंने बताया कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से हम बनाते हैं जिसकी वजह से सस्टेनेबल भी है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। ये $300 बिलियन बायो इकोनॉमी टारगेट कर रहे हैं बाय 2030। बस 5 साल बच्चे हैं, देखते हैं कैसे कर पाते हैं। की सेक्टर्स क्या क्या है बायो इकोनॉमी के? जैसे कि बायो फार्मा, बायोमेडिकल, जहां पर कैंसर इम्यूनोथेरेपी, जीन एडिटिंग, जिसका एग्जांपल है क्रिस्पर कैस9, ठीक है। फिर बायो एग्रीकल्चर जिसमें कि आप जीएम क्रॉप्स ले सकते हैं जैसे कि बीटी कॉटन, ओके। बायो इंडस्ट्रियल, बायोफ्यूज, बायोप्लास्टिक्स, ओके, जैसे हमारे पास है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम, ओके, तो ये नेचुरल प्लांट्स इन सबसे बना हुआ है। फिर बायो रिसर्च है, सिग्निफिकेंस क्या क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करेगा, जैसे कि बायो स्टार्टअप जो है वो 50 से 10,000 हो गए सिर्फ 10 सालों में। फिर ग्लोबल मेडिसिन हब भी बन जाएंगे हम। इंडिया रैंक्स थर्ड इन फार्मास्यूटिकल बाय वॉल्यूम, 14th बाय वैल्यू एंड प्रोड्यूसेस 65% ऑफ ग्लोबल वैक्सीन। तो यहाँ पर हम जो है, अगर हम बायो इकोनॉमी सपोर्ट करेंगे तो इससे हम अपनी फार्मास्यूटिकल का पोटेंशियल काफी ज्यादा क्या कहते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। फूड सिक्योरिटी इंश्योर करेगा क्योंकि ये जीएम क्रॉप्स जिनको की मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो उस तरह से इन पे ज्यादा पेस्ट वगैरह नहीं लगेंगे, प्रोडक्टिविटी अच्छी बना सकते हैं, तो फूड सिक्योरिटी हो जाएगी। प्रिसीजन फार्मिंग भी ये प्रमोट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, देन एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करेगा क्योंकि 15% एथनॉल ब्लेंडिंग इन 2024 reduced both
क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, एनर्जी सिक्योरिटी देखिए, अभी जैसे ईरान इजराइल वॉर चल रही है, तो ईरान ने ऐसे धमकाया है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे ही उस पर ब्लॉकेट लगा, हमारे क्रूड ऑयल में हमें धक धक होने लगी, अब हमें पेट्रोल कैसे मिलेगा। तो हम अगर दूसरी सोर्सेज, तो हम हमेशा क्या बात कर रहे हैं, दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट करो। सो बायो इकोनॉमी से दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट करेंगे, विच इज इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी। फिर एनवायरमेंटल बेनिफिट है, क्योंकि सस्टेनेबल रिसोर्सेज से बना हुआ है। अब ऑलरेडी क्या क्या पॉलिसीज और स्कीम्स है, लाइक वी हैव दी बायो 3, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, बहुत ही आसान है याद करना। फिर नेशनल बायोफार्मा मिशन है, ओके, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है। एटलीस्ट ये स्कीम्स आपको नाम तो एटलीस्ट याद होने चाहिए, ताकि आप इसको अपने कंक्लूजन में या फिर अपने आंसर में आपको कोई भी एडिशनल डायमेंशन ऐड करना है तो आप कर सकें। हर्डल्स क्या क्या है, सेम हर्डल्स हो गए, बहुत ज्यादा रेगुलेशंस है। फिर बायो पायरेसी है, ओके, जैसे कि क्या होता है कि टर्मरिक यूएस ने पेटेंट कर दिया है कि टर्मरिक उनकी वैरायटी है, बट टर्मरिक तो हमने इंडिया ने इन्वेंट किया है। ओके, देन लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग है, सिर्फ 0.64% ऑफ जीडीपी हम स्पेंड कर रहे हैं, वही चाइना 2%, यूएस 3% कर रहा है। सेफ्टी कंसर्न है जीएम क्रॉप्स को लेकर। वे फॉरवर्ड, रेगुलेशंस को रिफॉर्म करो। ट्रीटीज जैसे कि वीपोज ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जहां पर जैसे कि दूसरे लोग हमारे टर्मरिक वगैरह को पेटेंट ना कर पाए। इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना है, टैलेंट डेवलप करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करना है, सेफ्टी इंश्योर करनी, इस तरह की चीजें आपकी वे फॉरवर्ड हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज योर नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन। तो इसको लॉन्च किए हुए 5 साल हो चुके हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल्स वो फैब्रिक्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए डिजाइन किए गए हैं, ठीक है, जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट, सेफ्टी गियर, बिल्डिंग मटेरियल, इन सब के लिए इसको हम बोलते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल। अब ये मिशन क्या था कि इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाएंगे। बजट 1400 करोड़ रुपए इनका था। मिनिस्ट्री ऑब्वियसली टेक्निकल टेक्सटाइल है, तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री होगी। 4 कंपोनेंट है, रिसर्च इनोवेशन डेवलपमेंट प्रमोशन मार्केट डेवलपमेंट। ये सब इतना याद करने का नहीं होता है, बस आपको पढ़ना होता है, ठीक है, दिमाग में आ गया तो ठीक है। हर चीज मगअप नहीं कर सकते, इतना मगअप करोगे तो जो याद करने का है वो भी भूल जाओगे। ऑब्जेक्टिव ध्यान से समझो, क्या होगा ऑब्जेक्टिव, यही होगा, ग्लोबल लीडरशिप चाहिए। ओके, ये कुछ 12 सेगमेंट्स हैं। इंदू टेक दिख रहा है, क्या होगा, इंडस्ट्री। ओके, मोबी टेक ऑब्वियसली सीट कवर, अपहोल्स्ट्री एक्सेट्रा। स्पोर्ट टेक स्पोर्ट्स के लिए, बिल्ड टेक बिल्डिंग्स के लिए, होम टेक होम के लिए। ओके, बहुत ही आसान है। एग्रोटेक एग्रीकल्चर के लिए होगा। सिग्निफिकेंस क्या क्या है, वही सब सिग्निफिकेंस होती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा, ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाएगा, स्टार्टअप्स हो जाएंगे, डाइवर्सिफाई एप्लीकेशंस हो जाएंगी, इंडस्ट्रियल यूज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे कि जियोटेक बैरियर्स, ये भी एक टेक्निकल टेक्सटाइल है। ऑस्ट्रिया में इसने एवलांच प्रिवेंट किए थे। बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो टेक्निकल टेक्सटाइल है। ओके, फिर इसके की सेक्टर सपोर्ट क्या क्या है, जैसे कि एग्रीकल्चर एनहांस जो हमने देखा ना, एग्रोटेक, फिर हेल्थ केयर ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। इनिशिएटिव्स क्या क्या है, पीएलआई स्कीम है, पीएम मित्रा स्कीम है, समर्थ स्कीम है, ये सब टेक्निकल टेक्सटाइल्स को प्रमोट कर रहे हैं। चैलेंजेस क्या क्या आ जाएंगे, इंपोर्ट डिपेंडेंस है, जैसे कि चाइना वगैरह पे इसके कंपोनेंट्स के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है जिनको टेक्निकल टेक्सटाइल बनाना है। आर&डी कम है, और स्टैंडर्डाइजेशन इश्यूज है। अनअलाइंड एचएसएन कोड्स एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कॉम्प्लिकेट। अब अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से नहीं वो कर रहे हैं, उससे कंप्लाई नहीं कर रहे, तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स एन इशू। वे फॉरवर्ड क्या क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज करो, ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, लोगों को स्किल करो, एक्सेट्रा। सो नाउ द अपकमिंग टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।